जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम सभी पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये जो वीडियो होने वाली है आपकी वह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो आज का पहला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि जिन पौधे में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी है आवृतबीजी तथा ऑप्शन डी है अनावृतबीजी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें अनावृतबीजी कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो अनावृतबीजी होते हैं इन्हें जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं और साथ साथ में नग्नबीजी भी कहते हैं। अब आपको आगे ये देखना है कि जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं उन्हें नग्नबीजी या अनावृतबीजी कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो अनावृतबीजी हैं इनके कुछ उदाहरण है आपको ये भी ध्यान देना है। जैसे आपके एग्जाम्पल में चीड़ हो जाएगा, सनोवर जिसे हम लोग फर भी कहते हैं और देवदार। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। तो आपके ऑप्शन है कवक, शैवाल, टेरिडोफाइट्स तथा ऑप्शन डी है आपका ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टेरिडोफाइट्स, यानी कि जो बीजों की उत्पत्ति हुई वह टेरिडोफाइट से शुरू हुई। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जो होता है वह 3 भागों में, यानी कि शरीर जो उनका होता है वह जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होती है। टेरिडोफाइट वर्ग के अंतर्गत क्लोरोफिल व संवहन उतक युक्त क्रिप्टोगेम्स पौधे आते हैं। आपको ये ध्यान देने हैं। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, मनुष्य में तथा ऑप्शन डी है आपका हाथियों में। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं वह टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं इस समूह के पौधों में अच्छी तरह से विकसित जड़ें, तने और पत्ते होते हैं और भोजन और पानी के संचालन के लिए अलग अलग टिश्यू भी होते हैं। आपको ये ध्यान देना है। और दोस्तों टेरिडोफाइट के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उनमें से आपका एक हो जाएगा फर्न। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। आपके ऑप्शन है अंतःप्रद्रवी जलिका, ऑप्शन बी है गोल्गी काय के द्वारा, ऑप्शन बी है मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा तथा ऑप्शन डी है बंधित राइबोसोम्स के द्वारा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो कोशिका के भीतर प्रोटीन उपयोग होता है वह मुक्त राइबोसोम के द्वारा होता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो राइबोसोम होता है वह सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और यह अंतःप्रद्रवी जलिका से जुड़े रहते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में भी पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अर्थात राइबोसोम एक जटिल आणविक मशीन है जो जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं और जो प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से हो। आपके ऑप्शन है पीलिया, तपेदिक, चेचक तथा ऑप्शन डी है आपका ये सभी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना, तपेदिक जिसे हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं, यह रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो तपेदिक होता है इसे ही हम लोग यक्षमा, क्षय रोग, एमटीबी तथा ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है। तथा आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है। आपको आगे ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि मानव के आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। आपके ऑप्शन है एसरसीरिया कोलाई, ऑप्शन बी है कोरिनोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी है वाइब्रियो कोलेरी
तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, एसरसीरिया कोलाई होती है, यह मानव के आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्यों और पशुओं के पेट में रहता है। और आपको आगे ये ध्यान देना है कि अगर अच्छी तरह से पकाए गए भोजन है तो इनमें ई कोलाई यानी कि बैक्टीरिया जो होती है ई कोलाई, इसके बचने की संभावना समाप्त हो जाती है, आपको ये ध्यान देना है। यानी कि जो हमारे भोजन होते हैं उन्हें अच्छी तरह से पकाकर खाने पर ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो होता है वह नष्ट हो जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है आवृत बीजियों में, ऑप्शन बी है कवकों में, दोस्तों आपका ऑप्शन सी है विषाणुओं में यानी कि वायरसों में, ऑप्शन डी है जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया में। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वह जीवाणुओं में अधिकांशतः पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो जीवाणुओं को सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन लीवनहॉफ 1676 ईस्वी में खोजा, आपको ये ध्यान देना है। और दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है जो प्राय एक कोशिकीय होते हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। आपके ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु तथा ऑप्शन डी है आपका जीवाणु। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वह सबसे छोटा जीव होता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है तथा इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है, आपको ये ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं, यानी कि प्लांट किंगडम का इसे जोकर कहते हैं, आपको ये ध्यान देना है। तथा आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वह विभिन्न तापमान यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर पर उत्पन्न किया जा सकता है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। आपके ऑप्शन है पेचिस, हैजा, चेचक तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो हैजा नामक बीमारी होती है वह बैक्टीरिया के कारण होती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपको ये ध्यान देना है। आगे दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो हैजा होता है वह बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है जो पानी में फैलता है और जिसमें गंभीर दस्त और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हैजा छोटी आंत का एक तीव्र संक्रमण है। यानी कि जो हैजा होता है आपसे ये पूछा जा सकता है कि हैजा हमारे शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो आपको ध्यान देना है कि यह छोटी आंत को प्रभावित करता है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि इसे पैदा करने वाले जो जिम्मेदार जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है उन्हें विब्रियो कॉलरी के नाम से जाना जाता है, आपको आगे ये भी ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। आपके ऑप्शन है वायरस यानी कि विषाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं द्वारा, ऑप्शन सी है नीमेटोड द्वारा तथा ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ द्वारा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो दूध खट्टा होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। अब दोस्तों आगे आपको की पॉइंट में ये ध्यान देना है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी खोज एक डच वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉफ ने की और इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान देना है। और उन्होंने 1676 में मानव के मुंह से बड़े सेलेनोमैट्स बैक्टीरिया खोज की थी, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है। आपके ऑप्शन है शैवाल, विषाणु, ऑप्शन सी है कवक तथा ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो आमतौर पर काई के रूप में आप लोग कहीं जहां पानी जमा रहता है वहां देखते हैं कि काई के तौर पर हम लोग इसे जानते हैं, इसे शैवाल के रूप में जाना जाता है और यह स्वपोषी होते हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे के पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि शैवाल को सामान्य प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि शैवाल होते हैं उन्हें सामान्यतः प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता है और अधिकांशतः शैवाल जो होते हैं इनके लक्षण पौधे से मिलते जुलते रहते हैं और पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। आपके ऑप्शंस हैं मलेरिया, यक्षमा, चेचक तथा पीलिया।
तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो चेचक होता है यह वायरस कारण होता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि चेचक, जिसे हम लोग शीतला तथा बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। और इसका जो वायरस होता है इसे वेरियोला वायरस के रूप में जानते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। आपके ऑप्शन है मूसला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमय मूल तथा ऑप्शन डी है अपस्थानिक मूल। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो मूसला जड़ें होती हैं ये मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें होती हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो मूसला जड़ों की एग्जाम्पल है उसमें आपका हो जाएगा चुकंदर, गाजर, मूली एक्सेट्रा, आपको ये ध्यान देना है, ये सभी मूसला जड़ें हैं। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बरगद के पेड़ के तने से लपटने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। आपके ऑप्शन है वायवीय मूल, ऑप्शन बी है आरोही मूल तथा ऑप्शन सी है स्तंभ मूल तथा ऑप्शन डी है वलयाकार मूल। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें होती हैं, यानी कि इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो मोटी जड़ें हैं बरगद के तने से लटकने वाली, इन्हें हम लोग स्तंभ मूल के नाम से जानते हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि कुछ पौधों की शाखाओं में अनेक जड़ें निकलती हैं जो मोटी होकर भूमि प्रवेश कर जाती हैं और इस प्रकार ये वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं और इस प्रकार की जड़ें ही स्तंभ मूल यानी कि प्रोप रूट के नाम से जानी जाती है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान देने हैं कि जैसे बरगद और इंडियन रबड़ जो है वे आपके स्तंभ मूल के महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। अब आपके ऑप्शन है फल, प्रकंद, ऑप्शन सी है कंद तथा ऑप्शन डी है जड़। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो हल्दी के खाने योग्य वाला भाग होता है वह होता है प्रकंद, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि प्रकंद एक प्रकार का तना होता है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है जो आपका हल्दी होता है वह एक प्रकार का तना है। कहीं कहीं आपके ऑप्शंस में ये भी दिया जा सकता है कि हल्दी क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि यह तना है और जो मोटा मांसल और आमतौर पर क्षैतिज होता है, आपको ये भी ध्यान देना है और इनमें नोड्स और इंटर नोड्स भी होते हैं, आपको आगे ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अदरक क्या है। आपके ऑप्शन है राइजोम, ऑप्शन बी है बल्ब तथा ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है अदरक होता है वह भी प्रगंध होता है, यानी कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राइजोम, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना कि जो राइजोम है यह प्रकंद का इंग्लिश रूपांतरण है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स, यानी कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते उन्हें क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब आगे की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि क्रिप्टोगेम्स का जो अर्थ है वह है अदृश्य प्रजनन और इसका अर्थ यह है कि वे किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते और इसी कारण इन्हें फूल रहित या बीज रहित पौधे या लोअर प्लांट भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, आपसे पूछा जा रहा है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। आपके ऑप्शन है कैंसर, क्षय रोग तथा ऑप्शन सी है आपका आतशक रोग तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि HIV द्वारा होने वाला रोग आतशक है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो आतशक है इसे ही हम लोग सिफिलिस के नाम से जानते हैं और यह एक प्रकार का गुप्त रोग है जो मुख्यतः लैंगिक संपर्क के द्वारा होता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है आर्डोगोनियम, ऑप्शन बी है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी है एक्टोकार्पस तथा ऑप्शन डी है लैमिनेरिया। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लैमिनेरिया नामक जो शैवाल होता है इससे आयोडीन प्राप्त होता है, आपको ये ध्यान देना है।
अब आगे के पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो लैमिनेरिया होता है यह समुद्री शैवाल आयोडीन और सोडियम से समृद्ध होता है और मुख्य रूप से यह मेटाबॉलिज्म, जिसे हम लोग चयापचय के नाम से जानते हैं, हमारी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शन है विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा ये सभी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वायरस यानी कि विषाणु, यानी कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो विषाणु है वह अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो विषाणु की खोज की गई थी वह दमित्री इवानोव्स्की द्वारा की गई थी। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि केल्प प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है लाइकेंस से, समुद्री शैवाल से, ऑप्शन सी है जलीय शैवालों से तथा ऑप्शन डी है शैवालों से। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो केल्प प्राप्त होता है वह समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, यानी कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है, आयोडीन के स्रोत के रूप में समुद्री घास केल्प की खोज के कारण गोइटर या बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथ के उपचार में वृद्धि हुई। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपके ऑप्शन है काइटिन व हेमिस्यूलोज, ऑप्शन बी है लिपिड्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन तथा ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है, जो सेल्यूलोज होता है वह एक पॉलीसेकेराइड बहुलक होता है। अब आगे आपको ये ध्यान देना है कि सेल्यूलोज की मोनोसेकेराइड इकाई ग्लूकोज है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो सेल्यूलोज है इसकी मोनोसेकेराइड जो इकाई है वो ग्लूकोज है और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है जूफिलस, ऑप्शन बी है कोर्टिकोलस तथा ऑप्शन सी है कोप्रोफिलस, ऑप्शन डी है सॉक्सिकोलस। तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान देना है कि जो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक होते हैं उन्हें कोर्टिकोलस के नाम से जाना जाता है। आपको ये ध्यान देना है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि कवक जो होते हैं वह एक प्रकार के जीव होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि ये विविध पोषी होते हैं और कवक संवहन ऊतक रहित होते हैं। आपको ये ध्यान देना है और इनमें संचित भोजन जो होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आपको ये भी ध्यान देना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो कवक में संचित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आपको ये ध्यान देना है और आगे आपको ये ध्यान देना है कि कवक को वनस्पति वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। आपके ऑप्शन है रोसेल, ऑप्शन बी है इंडोकार्पन, ऑप्शन सी है परमेलिया तथा ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो जापान के लोग होते हैं वो परमेलिया नामक लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि दोस्तों जो लाइकेन होते हैं वह एयर इंडिकेटर यानी कि वायु प्रदूषक, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है रोसेल, लेकोनेरा, ऑप्शन सी है इंडोकार्पन तथा ऑप्शन डी है परमेलिया। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो मिर्गी की औषधि बनती है वह परमेलिया नामक लाइकेन से बनती है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो परमेलिया लाइकेन है जिसमें एक औषधि गुण है जो मिर्गी को नियंत्रित करने में प्रभावी है और लाइकेन एक कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है। आपको ये भी ध्यान देना है। दोस्तों आपको इसमें यह ध्यान देना है कि जो लाइकेन होता है वह कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? अब आपके ऑप्शन है पाइनस, ऑप्शन बी है जूनिपेरस, ऑप्शन सी है साइकस तथा ऑप्शन डी है आपका इफेड्रा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि है वह इफेड्रा है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि यह वायु मार्गों को आराम पहुंचाता है और नाक में खून के जमाव से राहत दिलाने के लिए, नाक में रक्तदाब को बढ़ाने के लिए, हृदय में रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है, आपको ये भी ध्यान देना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।